91.2 NIVH चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज़ भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार, मैं संदीप पिलखवाल आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं NIVH के TCAB यानी कि ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अडल्ट ब्लाइंड में कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूं। तो साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने एक बहुत ही खास मेहमान पवन नारायण तिवारी, जो कि खुद भी एक दृष्टिबाधित होने के साथ साथ उन्हें स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की समस्या भी है। लेकिन जहां इस समस्या के होते हुए लोग समाज से पीछे हटते हैं कि लोग उनका मजाक ना उड़ाएं, लेकिन पवन के जज्बे की दाद देनी होगी कि वो यहाँ ना सिर्फ आए बल्कि बोलने के लिए तैयार भी हुए। पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ सर कि आपने मुझे इस मंच पर आपने मुझे इनवाइट किए हो। तो कुछ अपने बारे में बताएं, आपका बचपन कैसा था, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपकी ये समस्या यानी कि दोनों ही समस्याएं, दृष्टिबाधिता और जो स्टैमरिंग की समस्या है, ये आपको किस उम्र से हुई हैं और क्या इसके कारण थे? सर, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बता रखा है कि मैं 8th मंथ में ही बोर्न हो गया था और मैं सिर्फ 900 ग्राम का हुआ था। इसलिए मैं 45 दिन तक मैं शीशे में बंद था, जिसकी वजह से ये मुझे समस्या हो गई है। तो कुछ अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि आपने किस तरह पढ़ाई की, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी और क्या आपके आगे के जो लक्ष्य हैं? मेरी फैमिली में आज तक कोई भी VI नहीं हुआ है, इसलिए मेरी फैमिली को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा अगर हमारा बच्चा हो गया है तो हम क्या करें। तो पहले तो मैं 7-8 साल की उम्र तक घर में ही मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि जिस भी स्कूल में मैं एडमिशन के लिए जाता था तो वो लोग मुझे मना कर देते थे। फिर मैं अपना घर में ही मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी मैं सीखता था। फिर मेरी बहन नाना के घर से हमारे घर आई तो उनका एडमिशन कराने के लिए हम स्कूल गए। तो टेस्ट हो रहा था तो मैं भी जिद करने लगा कि टेस्ट में मैं भी बैठूंगा। तो पापा ने काफ़ी बार मुझे बताया, समझाया, लेकिन मैं जिद्दी था, करता रहा। फिर गुस्से में पापा ने 3-4 थप्पड़ भी मार दिए थे, क्योंकि उस समय पापा की जॉब नहीं थी। तो वहाँ की मैम ने ऐसा करते हुए पापा को देखा, तो फिर मैम ने
कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि टेस्ट देने दीजिए, वो अगर पास होता है तो हम एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो घर पे तो पढ़ रहा है ही। फिर टेस्ट दिया मैंने और मैं पास हो गया था। तो मैं नॉर्मल स्कूल से 10th 12th BA MA सब कुछ नॉर्मल से ही पढ़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं आपसे साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि कभी आपको आपकी स्टैमरिंग की समस्या की वजह से लो ऑन कॉन्फिडेंस, या फिर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे कि आपके जज्बे की एक दाद देनी होगी कि आप यहाँ आए, आपको ये समस्या होते हुए भी कि आप अगर लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस शो पर आए हैं और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस इतना हाई है, जो आत्मविश्वास आपका इतना ऊंचा है, ये समस्या होने के बावजूद भी इस ऊंचे आत्मविश्वास की क्या वजह है? स्टार्टिंग से ही मैंने अपने खिलाफ काफी लोगों का अमानवीय बर्ताव मैंने देखा है। फोन कॉल पर भी मैं किसी से भी मैं बात करता था तो ना वो इंसान मेरे से बचने का प्रयास करते थे कि ना हो, ये मुझे काम है, अभी बाद में बात करते हैं। तो ना काफी मैं मेंटल स्थिति काफी मेरी खराब हो गई थी। लेकिन अभी यहाँ की एक मैम है, उन्होंने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया कि आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप भी वैसा ही बात कर सकते हो जैसा कि बाकी लोग बोलते हैं और करते हैं। तो बहुत बहुत खूबसूरत आपने बातें कही पवन। और श्रोताओं के लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें संवेदनाएं मरती जा रही हैं और हमें लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की शेमिंग करना बहुत इजी लगने लगा है, बहुत आसान लगने लगा है। लेकिन आपके इस कॉन्फिडेंस ने, आपके इस आत्मविश्वास ने हमें सिखाया है कि बंदा या इंसान का जो आत्मविश्वास है वो ऊंचा होना चाहिए। बाकी बाधाएं तो सभी के जीवन में आती रहती हैं। तो कुछ और अपने बारे में बताइए कि आपके हॉबीज या आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं? मेरे हॉबीज स्टडी के अलावा क्रिकेट खेलना और सॉन्ग सुनना, इसके साथ साथ जिनको मेरी हेल्प की आवश्यकता है उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहना। बहुत खूबसूरत। ये जो आखिरी वाला आपका जो शौक है, दूसरों की मदद करना, ये एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही दुर्लभ एक चीज़ है जो लोगों में आजकल पाई नहीं जाती। तो बहुत बहुत खूबसूरत आपकी बातें हैं, बहुत खूबसूरत आप इंसान नजर आते हैं। जिस हिसाब से आपने अपनी अनुभवों को साझा किया है यहाँ पर, वो काबिल तारीफ है। तो पवन, आप NIVH में जैसे कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ से कोपा का कोर्स कर रहा हूँ, और जिसमें कि ना पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद HTML, जावा, टैली, काफ़ी कुछ, यानी कि प्रोग्रामिंग आप कहना चाह रहे हैं, सिखाया जाता है इसमें। तो पढ़ाई से इतर कुछ अपने बाकी अनुभवों को साझा करें कि यहाँ पर आके, जैसा कि आपने पहले बताया कि आप जो हैं वो जनरल स्कूल, फिर जनरल कॉलेज, सब जगह से आपने जो है नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ पढ़ाई की है। हाँ जी सर। तो अब आप क्योंकि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में है जहाँ ज़्यादातर लोग डिफरेंट लेवल हैं, तो आपके यहाँ के अनुभव किस तरह के रहे? आपने यहाँ पर क्या नया कुछ सीखा और किस तरह के परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक, आपके जीवन में आए हैं? आप थोड़ा इस पर अगर प्रकाश डालें तो। हाँ जी सर। मैं जब यहाँ पर स्टार्टिंग में आया तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील था, क्योंकि ना हमेशा आसपास के ऐसे में व्यक्तियों के साथ रहता हूँ जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, तो वो कई बार टकरा जाते हैं, कई बार चोट भी मुझे लग जाती है। तो थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग सा फील हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जब मैंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं ये वाली जिस सिचुएशन में अभी मैं हूँ वो सिचुएशन मेरी भी कहीं ना कहीं रियलिटी है, तो मैंने एक्सेप्ट किया और अब मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। मेरे काफ़ी सारे VI दोस्त हैं, मैं उनके साथ घूमता हूँ, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, और मेरा यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे मेरे अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले मैं क्रिकेट नहीं खेलता था क्योंकि मुझे बॉल ही नहीं दिखती थी, कम दिखने के कारण, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बॉल है जिसमें कि आवाज़ आती है, तो अब मैं क्रिकेट काफ़ी आसानी से खेल लेता हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ से कोपा कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर के क्षेत्र में भी पकड़ काफ़ी मजबूत हुई है, जिसमें मुख्यतः
योगदान हमारे राजेंद्र नेगी सर जी का रहा है, जो कि खुद भी एक दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ मुझे पहले ना फ़ोन में घुस के देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर लोगों के साथ रहकर जुड़कर उनके साथ अब मुझे टॉक बैक एक फ़ोन में सेटिंग होती है, तो उसकी हेल्प से मैं अब फ़ोन भी काफ़ी ईज़िली मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इस संस्था का मेरे व्यक्तिगत विकास में काफ़ी अहम भूमिका रही है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप दिल्ली में पढ़ रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपने बताया, और तो आपको इस संस्था के बारे में किसने और कहाँ से जानकारी हुई कि आपको यहाँ आना चाहिए, और आपको कैसे लगा कि आपको मतलब यहाँ आके आपको कुछ बेहतर कुछ अनुभव और कुछ बेहतर सीखने मिलेगा? सर मैं ना वैसे तो मैं नॉर्मल ही बच्चों के साथ पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ में हैंडीकैप रिगार्डिंग ग्रुप्स में मैं एक्टिव था मैं, तो वहाँ से मुझे एक जानकारी मिली कि ये संस्था विभिन्न प्रकार के कोर्स दृष्टि बाधित को करवाती है। तो मैंने भी यहाँ के बारे में फ़ोन के माध्यम से और ज़्यादा जानकारी एकत्रित की। फिर मैंने यहाँ से मैंने कोपा का कोर्स के लिए मैंने आवेदन किया था। तो मेरा एक इस संदर्भ में मेरा एक आखिरी सवाल कि जैसा कि आप जब पहले पढ़ाई करते थे तो आप बिना टॉकबैक या बिना जॉज के आप इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर्स या फ़ोन्स, तो जब से आपने जॉज या एनवीडिया या टॉकबैक या जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन है? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो अल्पदृष्टिबाधित लोग होते हैं वो फ़ोन में अगर ज़्यादा देखें तो उनकी विजन जो है वो धीमे धीमे जाने लगती है। तो आपको लगता है कि जॉज, एनवीडिया और टॉकबैक जैसी चीज़ों से आप थोड़ी बहुत जो भी अपनी विजन है उसको बचाए रख सकते हैं? मतलब और किस तरह के आप इसमें फ़ायदे या किस तरह की चीज़ें आप इस चीज़ से मानते हैं? सर यहाँ पर आने से पहले मुझे कंप्यूटर ऐसा आभास होता था कि सिर्फ नॉर्मल जो नॉन डिसेबल्ड लोग रहते हैं वही लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर और विभिन्न टीचरों का सहयोग पाकर अब मैं कंप्यूटर और फ़ोन काफ़ी ईज़िली मैं यूज़ कर लेता हूँ, जिसने मेरे व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका अदा की है। बहुत बहुत सुंदर आपके अनुभव हैं और बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों को जानकर, और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग जैसे कहते हैं ना कि अंडरडॉग समझ रहे थे या फिर जिसे लोग सोचते थे कि वो कुछ ना कर सकेगा या इस तरह की चीज़ें, और वो अपनी बलबूते पर इस स्तर पर आ जाए, इस स्तर तक आ जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे इस शो पर आने के लिए और अपनी बातें और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप आगे जीवन में जो भी करना चाहें, जो भी पाना चाहें, आप ज़रूर आपको हासिल हो। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर पवन। मैं आपका और इस चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक स्टमरिंग प्रॉब्लम के बावजूद भी आपने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया। तो मैं इस टीम का और आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।